मैं 18 साल पहले डोलवो डालू की दुनिया में आ गया था। फिर भी मैं यहाँ 6 साल के तांगसान के सामने घुटने टेके हुए था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं आराम से चल रहा था, तभी उसने मुझे गिरा दिया, जिससे आसपास के बच्चे मेरा मजाक उड़ाने लगे। उस रात एक साए जैसी आकृति ने मेरा गला पकड़ लिया। वो तांग हाओ था, जिसमें से जबरदस्त शक्ति का एहसास हो रहा था। कल श्याओ सान से माफी मांगना, वरना मेरे पास अपमान सहते हुए सिर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले दिन सबके सामने मुझे एक 6 साल के बच्चे के सामने घुटने टेकने का गहरा अपमान सहना पड़ा। लेकिन जैसे ही मेरे घुटने जमीन को छुए, मेरे दिमाग में एक ठंडी आवाज गूंजी। सिस्टम ने होस्ट के बहुत ज्यादा अपमान और नाराजगी को महसूस किया। इन्फ्यूजन सिस्टम सफलतापूर्वक जुड़ गया है। किसी महिला टारगेट पर इन्फ्यूजन करने से होस्ट को इनाम मिलते हैं और टारगेट हमेशा के लिए होस्ट की निजी संपत्ति बन जाता है। वे होस्ट के प्रति पूरी तरह वफादार रहेंगी। मेरे होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। तांगसान ने नफरत से कहा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैंने एक शब्द नहीं कहा। मैं बस मुड़ा और अपनी फूस की झोपड़ी की ओर चल दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में एक साहसी विचार आ गया था। हालांकि मैंने ब्लू सिल्वर ग्रास स्पिरिट को जगा लिया था, लेकिन मेरी स्पिरिट पावर सिर्फ रैंक 2 पर थी, यानी एक आम इंसान जैसी ही। मुझ में ताकतवर महिला स्पिरिट मास्टर्स को चुनौती देने की ताकत नहीं थी। लेकिन अभी आयन श्याओ सोल विलेज में झरने के पास थी। वो ब्लू सिल्वर ग्रास के एक बेबस पौधे के अलावा और कुछ नहीं थी। मैं अगले दिन जल्दी उठा, ये जानते हुए कि तांगसान श्रीक 7 डेविल्स में से एक बनने के रास्ते पर निकल रहा है और तांग हाओ अपने बेटे को विदा करने के बाद लंबे समय तक दूर रहने वाला था। दरवाजे की दरार से झांकते हुए मैंने तांगसान को अपना सामान लेकर बाहर निकलते देखा। तांग हाओ ठीक उसके पीछे था। पिता और बेटे के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई। तांग हाओ ने बस अपने बेटे को गांव की सीमा पर ओझल होते देखा और फिर भारी कदमों से पहाड़ों की ओर चल दिया। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उसके पीछे हो लिया। पकड़े जाने से बचने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखी। तांग हाओ एक झरने के पास रुका और मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया। झरने के अंदर 2.5 घंटे बिताने के बाद उसने आखिरकार एक पक्का फैसला किया और वहां से चला गया। जब रास्ता साफ हो गया तो मैं आगे बढ़ा। तेजी से गिरते पानी के दबाव का सामना करते हुए मैंने कुछ कदम उठाए और खुद को एक गुफा के अंदर पाया। पास ही एक अजीब सा पौधा चुपचाप उग रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि ब्लू सिल्वर एम्परर ए यिन थी। उसे किसी बाहरी मौजूदगी का एहसास हो गया था। उसकी शाखाएं और पत्तियां बेचैनी से हिलने लगी। मैं उसके सामने अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए खड़ा हुआ, तभी मेरे मन में एक जरूरी बात आई। वहां कोई रास्ता या प्रवेश द्वार नहीं था। अच्छी बात यह थी कि सिस्टम ने मेरी उलझन को भांप लिया और बताया कि ऊर्जा को चैनलाइज करने की प्रक्रिया के लिए किसी खास एंट्री पॉइंट की जरूरत नहीं है। मैंने फिर से ब्लू सिल्वर किंग की बेलों को देखा। वे घबराहट में सिकुड़ रही थी। मैंने एक बेल पकड़ी और उसे लपेटकर एक घेरा बना लिया। कुछ और मिनटों बाद नीली पत्तियां एक ऐसी ऊर्जा से भर गईं जो उसकी अपनी नहीं थी और सिस्टम के निर्देश सामने आए। ब्लू सिल्वर किंग को जीतो, स्पिरिट पावर को लेवल 10 तक बढ़ाओ, खास ब्लू सिल्वर किंग रिवाइटलाइजेशन प्लान हासिल करो और रिवाइटलाइजेशन के लिए तय जगह पर जाओ। अपने उत्साह को दबाते हुए मैंने एयन से कहा, एयन, हम एक नए घर में जा रहे हैं। फिर मैंने पहले से तैयार किया हुआ एक गमला निकाला, एयन को उसमें रखा और चल पड़ा। चलते हुए मेरा मन बहुत खुश था। जहां तांग हाओ को सी गॉड की लाइट का इंतजार करना था, वहीं मैं सीधे अपने लक्ष्य की ओर शॉर्टकट ले रहा था। क्या तुम सहमत हो एयन? ब्लू सिल्वर ग्रास की एक पत्ती मेरे गाल को छू गई। ऐसा लगा जैसे वो मुझे जवाब दे रही हो। लेकिन तभी एक भेड़िए की आवाज ने मेरे विचारों को भंग कर दिया। जो माहौल पहले शांत था, अचानक चमकती हरी आंखों से रोशन हो गया। 10 साल के लेवल वाले शैडो वुल्व्स का एक झुंड अचानक सामने आ गया। मैंने एयन को अपनी बाहों में कसकर छिपा लिया। वो मेरी वापसी की उम्मीद थी। अपनी पूरी लेवल 10 की स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने हाथ से एक नीली बेल निकाली। वो हवा में उछलकर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे एक शैडो वुल्फ की तरफ तेजी से बढ़ी। हालांकि वो भेड़िया बहुत तेज था और आसानी से उस बेल की पकड़ से बच निकला। मौका पाकर एक और भेड़िए ने मेरी कमर पर जोरदार टक्कर मारी। तेज दर्द के बावजूद मैंने खुद को कुछ कदम पीछे हटाया। मेरी छाती से सटी एयन से हल्की रोशनी निकलने लगी और वो मेरे शरीर में ऊर्जा भेजने लगा। भले ही ऊर्जा की मात्रा बहुत कम थी, लेकिन इससे मेरी छाती में खिंचाव महसूस हुआ। मैं दहाड़ा, भाग जाओ तुम जानवरों। मेरे हाथों से तुरंत कई बेलें निकली, जिन्होंने कुछ पल के लिए मुझ पर झपटने वाले भेड़ियों को पीछे धकेल दिया। उस मौके का फायदा उठाकर मैं मुड़ा और भागा, लेकिन शैडो वुल्फ बहुत तेज थे। मैं ज्यादा दूर नहीं जा पाया था कि एक भेड़िया मेरे पीछे आ पहुंचा और मुझ पर हमला करने के लिए उछला। उसके पंजे ने मेरी पीठ पर जख्म कर दिया। कुछ कदम लड़खड़ाते हुए और फिर से संभलते हुए मैंने एयन की पत्ती पर मुंह से खून थूका। अगले कुछ पलों तक मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर उस गमले की रक्षा की, जब तक कि मेरी चेतना धुंधली नहीं होने लगी। ये देखकर एक भेड़िए ने विंड हाउल आक्रमण करने की तैयारी की। तभी मेरी गोद से चमकदार नीली रोशनी का एक धमाका हुआ, जो शैडो वुल्फ से टकराया और उसे दूर फेंक दिया। ये देखकर आसपास के भेड़ियों के झुंड ने दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं की। उसी समय मैंने अपने शरीर में हल्की नीली ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया।
ए यिन की मुरझाती हुई ब्लू सिल्वर ग्रास की पत्तियों को देखकर मैं तुरंत समझ गया, ए यिन मुझे बचाने का मौका देने के लिए अपनी जीवन ऊर्जा जला रहा था। मैंने अपने पैरों से जोर का धक्का दिया और बिना सोचे समझे तय जगह की ओर भागा, जब तक कि मैं घने जंगल से बाहर निकलकर एक बड़े से जंगल झरने तक नहीं पहुंच गया। ए यिन की जीवन ज्योति को बुझते हुए महसूस करके मैंने धीमी और भारी आवाज में कहा, ए यिन सोख लो। मैंने ए यिन को झरने के पानी के पास रख दिया। जैसे ही नीली चांदी जैसी रोशनी, जो अब बस टिमटिमा रही थी, पानी के संपर्क में आई, पानी जोर से कांपने लगा। मुरझाई हुई पत्तियों के किनारे तुरंत ताजे हो गए। जैसे जैसे ए यिन ऊर्जा सोखता गया, उसका आकार तेजी से बढ़ने लगा और वो एक विशाल नीले पेड़ में बदल गया। तब तक वो 50,000 साल पुराने ब्लू सिल्वर किंग के स्तर तक पहुंच चुका था। फिर भी उसने ऊर्जा सोखना बंद नहीं किया। आखिरकार उसके विशाल शरीर से एक चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी निकली। जैसे ही वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, मैंने अपनी आंखों को बचाने के लिए अनजाने में ही अपने हाथ ऊपर उठा लिए। जब रोशनी खत्म हुई तो हवा में एक औरत की आकृति दिखाई दी। उसने मेरी तरफ देखा, हैरान और चुपचाप। छोटे, होश में आओ। घबराकर मैं एक कदम पीछे हट गया। आ यिन, जो अब इंसानी रूप में थी, मेरे पास आई। उसने अपना सिर झुकाया और उसकी आंखों में हल्की सी लाल चमक दिखाई दी। क्या तुम हमेशा मेरे पति से बदला लेने की बातें नहीं करते थे? अब जब मौका तुम्हारे सामने है तो क्या तुम उसका फायदा उठाना भूल गए? क्या तुम मेरे पति से बदला लेने की बातें नहीं करते रहे हो? अब मौका तुम्हारे सामने है। मुझे पता है कि इसका फायदा कैसे उठाना है। मैं खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बदला शब्द सुनते ही मेरा संयम पूरी तरह टूट गया। मेरे अंदर से उत्साह की एक अजीब सी लहर उठी। मैंने आ यिन को गौर से देखा। उसके होठों के कोनों पर एक हल्की शरारती मुस्कान थी। अरे वाह, इस छोटे लड़के में आखिरकार थोड़ी हिम्मत आ ही गई। अब और खुद को रोक न पाने के कारण मैं आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। आ यिन धीरे से खुशी से खिलखिलाकर हंसी। अब आओ और अपने बदले का मजा लो। तब से मैंने अपने बदले की योजना को सख्ती से अंजाम दिया। जब हम दोनों पूरी तरह थक कर जमीन पर लेटे थे, तब जाकर मेरे अंदर गुस्से की आग शांत होने लगी। जब मैं दोबारा जागा तो मैंने पाया कि आ यिन मुझे अपनी पीठ पर उठाए हवा में तेजी से आगे बढ़ रही है। जब मैंने हैरानी से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो आ यिन नजाकत भरी हंसी हंसी, जाहिर है हम तुम्हारे बदले के महान मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या तुम मेरे पति और बच्चे से बदला नहीं लेना चाहते थे? क्या अगला निशाना शियाओ वू नाम की वो छोटी लड़की नहीं है? ये सुनकर मेरी आवाज में अविश्वास झलकने लगा। तुम्हें शियाओ वू के बारे में कैसे पता? असली कहानी में इस समय आ यिन को शियाओ वू के होने के बारे में पता नहीं था। ये सोचकर ही मैं डर से कांप उठी। आ यिन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। मुझे क्यों नहीं पता होगा? तुम वहीं लेटी हुई थी। क्या तुम्हारी आत्मा को खंगालना मेरे लिए सचमुच इतना मुश्किल था? आ यिन में आए इस बदलाव को देखकर मैंने पूछा, तुम कौन हो? तुम आ यिन नहीं हो। वो रुका और मुझे एक बड़े पेड़ के पास नीचे बिठाया। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। बेशक मैं आ यिन हूँ, बस बात इतनी है कि मैं पहले से थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गई हूँ। फिर उसने बताया कि उसके व्यक्तित्व में ये बदलाव स्पिरिट स्प्रिंग से मिली ऊर्जा की वजह से आया है। इस बात से मुझे राहत मिली और मुझे मानना पड़ा कि आ यिन के इस रूप में एक जानलेवा आकर्षण था। खुद को संभालते हुए मैंने अपना ध्यान वापस असली मुद्दे पर लगाया। चूंकि तुम कह रहे हो कि अगला टारगेट शियाओ वू है, तो हमें अब आगे क्या करना चाहिए? आ यिन ने एक समझदार और रहस्यमयी मुस्कान से मेरी तरफ देखा। क्या शियाओ वू अभी नॉटिंग एकेडमी में मजे से नहीं रह रही है? हम भी पढ़ाई करने के लिए नॉटिंग एकेडमी जा सकते हैं। मुझे लगा कि मैंने गलत सुना है, इसलिए मैंने जल्दी से उसकी बात काटी। आइंग, तुम मजाक तो नहीं कर रही? मैं पहले से ही 18 साल का हूँ। मैं 6 साल के बच्चों के बीच कैसे घुल मिल सकता हूँ? वो बिना कुछ कहे मुस्कुराई। उसने बस धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली से एक हल्की नीली सुनहरी चमक मेरे शरीर की ओर बहने लगी। तुरंत ही मुझे एहसास हुआ कि जो कपड़े कुछ पल पहले मुझ पर बिल्कुल सही आ रहे थे, वे अब बहुत ढीले हो गए थे और मेरे हाथ छोटे हो गए थे। मैं पूरी तरह से एक बच्चे के रूप में बदल गया था। मेरे हैरान चेहरे को देखकर आइंग संतुष्टि से मुस्कुराई। लो, अब बेहतर है ना? उसी समय उसका अपना रूप भी बदलने लगा। उसी नीली सुनहरी रोशनी में घिरे हुए वो इतनी तेजी से छोटी होने लगी कि उसे खुली आंखों से देखा जा सकता था। जब रोशनी कम हुई तो वहाँ 6 या 7 साल की एक छोटी सी लड़की चुपचाप खड़ी थी। उसने शरारत भरी आंख मारी। मेरे छोटे मालिक, क्या तुम अपने बचपन को फिर से जीने के लिए तैयार हो? फिर आई यिंग ने सहजता से मेरा हाथ पकड़ा और हम न्यूडिंग शहर की ओर चल पड़े। 2 दिन बाद एक अधमड़े टीचर एनरोलमेंट डेस्क पर बैठा था। उसकी आवाज में थोड़ी बेचैनी थी। रजिस्ट्रेशन लगभग खत्म हो चुका है। तुम्हारे गार्जियंस कहाँ हैं? आई यिंग की आंखों में थोड़ी शरारती चमक आई और उसने सोने के सोल कॉइन्स की एक थैली निकालकर टेबल पर रख दी। हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। ये रही ट्यूशन फीस, कृपया इसे गिन लीजिए टीचर। उसने भारी पैसों की थैली उठाई और उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। अरे वाह, तुम दोनों छोटे बच्चे सचमुच कितने इंडिपेंडेंट और काबिल हो। मैं अभी तुम्हारे एनरोलमेंट की औपचारिकताएं पूरी कर देता हूँ। एक तरफ खड़े होकर मैंने आई यिंग को खींचा और पूछा,
तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? आइयिंग मुड़ी और मुस्कुराई। मुझे ये उस बच्चे के पापा से मिले। पेपर वर्क जल्दी ही पूरा हो गया। हालांकि आइयिन ने यिन वे नाम का इस्तेमाल किया था। फिर एडमिशन वाले टीचर मुस्कुराए और 2 स्कूल बैज निकाले। तुम्हें डॉर्मिटरी 1 में जगह मिली है, मेरे पीछे आओ। रहने सहने की व्यवस्था, खाना, कपड़े और रहने की जगह तय करने के बाद हमने एकेडमी के कैंपस को समझने समझाने का फैसला किया। अपने सामने खड़ी उस खुशमिजाज छोटी बच्ची को देखकर मैं खुद को एक सवाल पूछने से रोक नहीं पाया, जो काफी समय से मेरे मन में था। आइयिंग, तुम असल में किस लेवल की स्पिरिट बीस्ट हो? आइयिंग ने अपना सिर झुकाया और बेपरवाही से कहा, लगभग 10 मिलियन साल वाले लेवल की। मुझे लगता है, हालांकि मुझे पक्का नहीं पता कि मैंने उस लेवल को पार किया है या नहीं। मैं तो हैरान ही रह गया। अगर मैं ये समझ पाता तो उन देवताओं को बुरी तरह हरा सकता था। आइयिन ने मेरे हैरान चेहरे को देखा। उसकी आंखों में एक चालाक झलक थी, लेकिन अभी नहीं। आइयिन तो बस एक छोटी सी बच्ची है जिसने अभी अभी इंसानी रूप लिया है। उसे अभी भी अपने छोटे मालिक की सुरक्षा की जरूरत है। तभी आगे कुछ हंगामा हुआ। एक दुबला पतला लड़का दूसरे युवक का सामना कर रहा था। शियाओ चंगयू चिल्लाया, पहली स्पिरिट रिंग, वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तभी उसके पीछे एक वुल्फ हार्ट स्पिरिट प्रकट हुई और उसने टांग सान पर हमला कर दिया। टांग सान बिल्कुल शांत रहा। उसके पैरों के नीचे पहली स्पिरिट रिंग चमकी। बाइंड, बांधो। जमीन से ब्लू सिल्वर ग्रास की जड़ें निकली और उन्होंने ठीक समय पर शियाओ चंगयू की स्पिरिट को रोक दिया। कुछ ही पलों में शियाओ चंगयू हार गया और ब्लू सिल्वर ग्रास की परतों में बुरी तरह फंस गया। आइयिन ने धीरे से अपनी जीभ चटकाई। तो ये सचमुच बाइंड स्किल ही है। मैंने बिना किसी भाव के आइयिन की ओर देखा। इस लड़की ने मेरे साथ कितने खेल खेले थे। उसने बस एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। छोटे मास्टर, आगे बढ़ो, इसे खत्म करो। मैं हिचकिचाया। इस समय मेरे पास कोई असली स्पिरिट पावर नहीं थी। वहां जाने का मतलब था बस मार खाना। लेकिन आइयिंग ने मेरी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया। तुम्हारी स्पिरिट्स भी ब्लू सिल्वर ग्रास ही हैं, लेकिन टांग सान की स्पिरिट बस एक बिना जागी हुई साधारण किस्म की है। और जहां तक असली ब्लू सिल्वर एम्परर की बात है, क्या वो तुम्हारे ठीक सामने नहीं खड़ी है? ऐसा कहते हुए उसने पास ही मौजूद ब्लू सिल्वर ग्रास के एक साधारण से पौधे की ओर इशारा किया। छोटे साथी, मैं कुछ पलों के लिए तुम्हारी जिंदगी उधार ले रही हूँ। ब्लू सिल्वर ग्रास को शायद कुछ महसूस हुआ। उसने खुशी जाहिर करने के लिए धीरे से आइयिन की उंगलियों को छुआ। फिर आइयिन ने अपने हाथों से उस पौधे को आकार दिया और उसे एक ऐसी स्पिरिट बीस्ट में बदल दिया जो लो लेवल स्पिरिट रिंग के मानक पर खरी उतरती है। उसने धीरे से वो पौधा मेरी ओर बढ़ाया। छोटे मास्टर, इसे मार डालो और अपनी पहली स्पिरिट रिंग हासिल करो। हल्के से दबाकर मैंने ब्लू सिल्वर ग्रास को कुचल डाला। वो तुरंत एक ठोस पीली स्पिरिट रिंग में बदल गई और मेरे चारों ओर घूमने लगी। मेरी स्पिरिट पावर का रुकावट वाला स्तर एक पल में टूट गया और मैं सीधे लेवल 15 पर पहुंच गया। तब तक टांग सान ने शियाओ चंगयू को बुरी तरह हरा दिया था। उसने शांति से नीचे खड़े स्टूडेंट्स पर नजर डाली और आवाज लगाई, और कौन है? लेवल 12 के डैटल स्पिरिट मास्टर का सामना करने की हिम्मत किसी स्टूडेंट में नहीं थी, जिसके पास जन्मजात पूरी स्पिरिट पावर और 100 साल पुरानी स्पिरिट रिंग थी। लेकिन जैसे ही टांग सान जाने की तैयारी कर रहा था,